नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के मंदिर के इतिहास की, स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की, उसके बनने की और उसके नींव के गहरे होने की और उसके मजबूत होने की। आज पुराने संसद भवन में आखिरी सेशन आयोजित हुआ। इस अंतिम सेशन का गवाह बने सांसदों ने अपने अपने अनुभव साझा किए, लेकिन संसद भवन का भी अपना एक अनुभव है। संसद भवन की दीवारें, सेंट्रल हॉल, लोकसभा और राज्यसभा की गैलरी, कैंटीन, लाइब्रेरी, ऑफिस, सभी की अपनी अपनी एक कहानी है। ये सभी साक्षी रहे हैं इंडिया के भारत बनने के सफर का। ये सभी गवाह रहे हैं भारत के लोकतंत्र के मजबूत होने का। गणपति की स्थापना के साथ संसद के नए भवन से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। भारत का लोकतंत्र और परिपक्व और मजबूत होकर इस नए भवन से अपनी नई कहानी कहेगा, नया इतिहास भी लिखेगा। इस नए भवन की शुरुआत विशेष सेशन से हो रही है। इस विशेष सेशन में कुछ महत्वपूर्ण बिल पास होंगे, महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली कुछ वैसी कड़ियों को जिसे सुनना और देखना आपको उनके समय की याद दिलवाएगा और आज के संदर्भ में उसे देखने और सोचने की समझ भी विकसित करेगा। देखते हैं उस दौर में, यानी संसद के इस इतिहास में उन कड़ियों को जोड़ते हुए उन बड़े नेताओं की कुछ भाषण को सुनते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आपने इसे कब देखा था और आप भी अपने याद कीजिएगा कि इसे हमने जब देखा था तब का समय और अब का समय कितना बदला है। आई डोंट नो वेयर ये काऊ बेल्ट है, काऊ बेल्ट का समर्थन है। जो काऊ बेल्ट जिससे कहा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लेखित करना। किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? हरियाणा में हम हरियाणा में जीते, हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है और ये ठीक है कि केरल में और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं है, मगर हमारा संगठन है। पश्चिम बंगाल में भी हमें 10% से थोड़ा कम वोट मिला हुआ है। अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिर 10% वोट की बात करिए। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं। और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुत्ते की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक दलितों का सवाल है, शेड्यूल कास्ट के टोटल मेंबर्स हैं 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेपी के चुने गए।
के 5 मेंबर हैं, सीपीआई 1 मेंबर है, कांग्रेस 15 मेंबर है, जनता दल 7 मेंबर है और सबसे ज्यादा हमारे मेंबर हैं। और एसटीसी में भी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी टोटल नंबर ऑफ सीट इज 41, बीजेपी 11। हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा, और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी, कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। दो परस्पर विरोधी व्याख्याएं इस सदन में जनादेश की रखी गई हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह जनादेश गठबंधन की सरकार के लिए था, कोएलिशन के लिए था। मेरी ओर से प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था? ये प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। सबको मैं उम्मीद करूंगी कि कल प्रधानमंत्री जवाब देते हुए अपनी बात इससे शुरू करें कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था। अध्यक्ष जी, जनादेश की जो व्याख्या चाहें आप स्वीकार करें, लेकिन एक दृश्य जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी, जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी करते हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे? अध्यक्ष जी, शायद राम राज्य और सुराज्य की नियति ही यही है। Please. Come on. Don't make your speech so interesting. अध्यक्ष जी, राम राज्य और सुराज्य की शायद नियति ही ये है
बाद मिलता है। और इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ, पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारीख की दोपहर को मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी, हिंदुस्तान में उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई। हिंदुस्तान में उस दिन स्वराज्य की नींव पड़ गई थी। दूरदर्शन के सामने जीवंत प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके त्याग पत्र की घोषणा के साथ करहा उठा था, ये अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। लेकिन अध्यक्ष जी, अन्यायी कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है। अन्यायी तो अपने स्वार्थ को सिद्धांत का बाना पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है। और यही इस सदन में घटा, यही इस सदन में घटा। धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। कहा था मेरे नेता ने उस समय, धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की क्या कल्पना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस स्वरूप में ढाल दिया, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं, हाँ, 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 हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षा के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं अध्यक्ष जी क्योंककि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जबान देने की बात करते हैं। अध्यक्ष जी, ये सपना है, ये धर्मनिरपेक्ष है। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले ये कांग्रेस वाले सपना है। सभापति जी, इस सदन ने विश्वास के अनेक प्रस्ताव देखे हैं, अविश्वास के भी प्रस्ताव देखे हैं, गर्मा गर्मी की चर्चा देखी है, लेकिन शायद सदन के इतिहास में ऐसी चर्चा विश्वास अविश्वास के प्रस्ताव पर सदन ने देखी नहीं है। क्योंकि जो विश्वास मांग रहा है उसे अपने पर ही विश्वास नहीं है, उसका अपनों पर ही विश्वास नहीं है। जब अपने पर विश्वास ना हो और अपनों पर भी विश्वास ना हो तो परायों के सहाय से वो अपने आप को विश्वास मत पारित कर लेगा। इस भ्रम में इस प्रकार की चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने विश्वास का प्रस्ताव रखा। हम निश्चित रूप से अपेक्षा करते थे, आदरणीय जसवंत सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में विस्तार से यह बताते कि विश्वास का प्रस्ताव रखने की नौबत उन पर क्यों आई। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उन पर विश्वास का प्रस्ताव रखने के लिए क्यों कहा, लेकिन प्रधानमंत्री के पूरे आधे घंटे के भाषण में उन्होंने एक शब्द से यह नहीं कहा कि वो इस सदन का विश्वास क्यों मांग रहे हैं। और वो अपनी कश्मकश में तो यहां तक भूल गए कि भाषण समाप्त होने तक भी उन्होंने सदन से यह औपचारिक भी प्रार्थना नहीं की कि आप मुझे अपना विश्वास दो। मैं उन्हें दोष नहीं देता,
मैं उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि उनका विश्वास इस सदन में तय नहीं हो रहा है, कहीं और हो रहा है। और वो निश्चित रूप से क्या हो रहा है, इसकी उस क्षण को जानकारी के अभाव में उन्होंने केवल शुरू किया हो, या हो सकता है कि उन्होंने अपने सारे शस्त्र उत्तर के भाषण के लिए रखे हो और 100 सुनार की और 1 लोहार की रूप में वो शायद विश्वास मत के अंतिम भाषण में हमसे ये जानना चाहते हो, हमको ये बताएंगे कि विश्वास मत प्रस्ताव क्यों आए। लेकिन जितने औरों के भाषण मैंने सुने, उसमें भी ये जो संकट आया है, इस संकट के संबंध में किसी ने स्पष्ट रूप से चर्चा करने की हिम्मत नहीं की। गुजराल जी का भाषण हुआ, विदेश नीति पर बहुत बढ़िया भाषण हुआ। उनके विदेश नीति से हम सहमत हो ना हो, लेकिन उनका भाषण सुनते हुए मुझे लगा कि आज विश्वास के प्रस्ताव की चर्चा नहीं है, शायद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के डिमांड्स की चर्चा हो रही है। और उस पर जिस प्रकार का भाषण हो, उन्होंने अपना भाषण दिया। जो वर्तमान संकट, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संकट की बात की, उन्होंने पाकिस्तान के साथ के संकट की बात की, नैम की बात की, बहुत महत्वपूर्ण बातें की। लेकिन जो राजनीतिक संकट के कारण 11 तारीख को हम यहां मिले हैं, उस संकट के बारे में उन्होंने कोई अपना अभिमत नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जो उपलब्धियां गिनाई, मैं केवल समय अभाव में एक एक छोटा उदाहरण देके आगे चलूं। उन्होंने कहा 6 साल के बाद हमने अंतरराज्यीय परिषद ली। अब आज का संकट, आपने 6 साल में अंतरराष्ट्रीय परिषद क्यों नहीं ली, इसके लिए निर्मित संकट ही नहीं है। अगर आपको किसी परिषद का कहना चाहिए था तो स्टीयरिंग कमेटी में क्या हुआ, निगोशिएटिंग कमेटी में क्या हुआ। आखिर सारी आज का जो संकट है वो स्टीयरिंग, निगोशिएट, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इससे निर्मित संकट है। आप इंटरस्टेट काउंसिल में क्या हुआ और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में क्या हुआ, इन दोनों की चर्चा करके 11 तारीख में आप हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आप ये तो बताइए कि स्टीयरिंग में क्या हुआ। लेकिन न उन्होंने स्टीयरिंग का कहा, न इनफॉर्मल कहा, न फॉर्मल कहा, न उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, न उन्होंने विड्रॉल के लेटर की बात की, न उन्होंने तो ऐसा भाषण किया कि जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं। बस वो एक लाइन विश्वास का प्रस्ताव पढ़ गए, फिर 2-4 काउंसिल की बात की और बैठ गए। अब अगर प्रधानमंत्री इस प्रकार विश्वास मांगे, और चंद्रशेखर जी अपेक्षा करते हैं कि उनके गुरु विश्वास दे दे, कुछ विश्वास के लिए कहो। अब उन्होंने तो नहीं मांगा। हाँ, प्रिय रंजन दास जी ने अपनी ओर से यह प्रयास किया कि हम विश्वास के प्रस्ताव का विरोध क्यों कर रहे हैं। भले उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ना कहा, क्योंकि जब तक स्थिति निश्चित ना हो तो अंधेरे में ज्यादा कहना आवश्यक नहीं, लेकिन उन्होंने जरूर कहा। अब उनका भाषण सुनकर मुझे लगा कि इट वॉज बंच ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। आप क्या भाषण कर रहे थे। आपने मुलायम सिंह की तारीफ की, ही इज द सेक्युलर बिल्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। भैया मानते हैं मुलायम सिंह महान हैं और वो सेक्युलर इंडिया के सबसे बड़े। और फिर उन्होंने कहा, देवेगौड़ा जी, मायावती को मुख्यमंत्री आपने क्यों नहीं करने दिया। अरे बेचारे देवेगौड़ा क्या करेंगे, उनके पास 7 मेंबर नहीं है। 70 सभाओं के बाद 28 से 7 पर उनका आंकड़ा उत्तर प्रदेश में आ चुका, वो तय क्या करेंगे। मायावती जी तो प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनी और मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनी, पता नहीं अब आजकल मायावती जी मुख्यमंत्री, और इसलिए झगड़ा देखकर आश्चर्य लगता है सभापति जी, मायावती मुख्यमंत्री तो बननी चाहिए थी आप सबके समर्थन से। कांग्रेस और बीएसपी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। हम भी चुनाव में थोड़े घूमे थे और हमने केसरी जी के भाषण सुने कि अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो हम केंद्र सरकार का समर्थन हटा लेंगे। अब इसके बीच में कौन खड़े थे। सारी दुनिया जानती है कि मायावती जी और मुख्यमंत्री पद के बीच में अगर कोई खड़ा हो तो वो केवल खड़े थे
मुलायम सिंह जी। आज वास्तव में एक अति विशिष्ट दिन है। मैं समझा नहीं। मैं हिंदी 20 साल की उम्र के बाद सीखा हूं और इसीलिए जो सीखा वही पुस्तक की हिंदी बोलता हूं। और मैंने देखा है कि देश भर के लोग इस हिंदी को अधिक समझते हैं, जिसको साधारणतः सरल हिंदी करके कहा जाता है। उसको उत्तर भारत के लोग जरूर समझते हैं, लेकिन पूरे देश के नहीं समझ पाते। महोदया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरा गला आज साथ नहीं दे रहा। 2-3 दिनों से ये कष्ट रहा है, लेकिन मैं जब पीछे मुड़ करके देखता हूं तो मेरे जीवन का और मेरे जीवन के प्रमुख घटनाओं का आरंभ स्वतंत्रता प्राप्ति से नहीं होता। अंग्रेज का शासन मैंने देखा और वो जीवन के आरंभिक 20 वर्ष मन की एक ही इच्छा रहती थी कि इस साम्राज्यवाद से मुक्ति कब हो, कैसे हो। और उन दिनों में सचमुच जब महात्मा गांधी के बारे में सुनते थे या उनको 2-1 बार देखने का भी अवसर मुझे कराची में आया, बाद में यहां आने के बाद आया, तो सचमुच लगता था कि ऐसे महामानव बहुत विरले ही विश्व में पैदा होते हैं। और आज मैं जब भारत के बारे में सोचता हूं तो भारत स्वतंत्र हो गया है। भारत एक अणुशक्ति भी बन गया है। भारत आने वाले वर्षों में एक विश्व शक्ति बन जाएगा, इसमें भी लोगों को संदेह नहीं। लेकिन यह सब विशेषताएं होते हुए भी मुझसे कोई आज अगर पूछता है कि सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है, कि जो अंग्रेज से मुक्ति पाने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद भारत में संविधान बनने के बाद और आज संसद का पहला दिन से लेकर के 60 वर्ष बीत जाने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानेंगे? तो मैं कहूंगा जिस कारण से आज हम ये दिन मना रहे हैं कि भारत एक महान और सफल लोकतंत्र बना है, इस उपलब्धि को मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। मैं बड़ी विनम्रता से गृह मंत्री जी से कहूंगा कि अगर वो कम बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। यही निवेदन मुझे रक्षा मंत्री जी से भी कहना है। गृह मंत्री जी ने घटना के तुरंत बाद कहा कि संसद का कोई नुकसान नहीं हुआ। उस दिन तक 5 लोग हमारे मारे, 6 लोग मारे गए थे। संसद की मर्यादा को सारे विश्व में आघात पहुंचा था। सरकार की ओर से कहा जा रहा है हमें चारों ओर से सहानुभूति मिल रही है। क्या इस सहानुभूति के लिए हम अपने को बड़े मर्यादित समझते हैं? क्या ये हमारे लिए गौरव की बात है? आज तो 9 लोग हो गए जिनके परिवार के लोग सारी जिंदगी इस दुख को अपनाएंगे और न मालूम कैसे उसको झेलेंगे। क्या उनके लिए हमारे दिल में कोई जगह है या नहीं? यदि कोई एमपी नहीं मरा, कोई मिनिस्टर नहीं मरा, तो देश के लिए कोई खतरा नहीं हुआ, संसद के लिए कोई खतरा नहीं हुआ। और याद रखिए, उन्होंने वीरता दिखाई, उन्होंने धीरज दिखाई, उन्होंने संकल्प दिखाया, उन्होंने त्याग की भावना दिखाई। लेकिन अखबारों के जरिए जैसे सोमनाथ जी कहते हैं, हमें भी जो खबर मिली है उससे ऐसा लगता है ये सब कुछ इसलिए बच गया कि वो जो तार लगाए हुए थे वो तार कार की टकराव से टूट गया
और एक्सप्लोजन वो नहीं कर पाए। नहीं तो 6 की जगह पर 60 चले जाते, ये संसद चली जाती, इसमें से कितने सदस्य चले जाते। गृह मंत्री जी, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था आपको। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं अधीर रंजन, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मान्य सर प्लीज। सभापति महोदय, मान्य प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। मान्य गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है, और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन ने बहुत सारे ऐतिहासिक क्षण देखे हैं। इस सदन के समय समय पर के सभासदों के निर्णय के द्वारा देश के इतिहास में बहुत नए नए अध्याय कई बार जुड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। ये महान सदन जो अपनी प्रतिबद्धता भारत की एकता, अखंडता और सार्वभौमत्व के लिए कई बार व्यक्त कर चुका है, वो महान सदन, ये महान सदन आज फिर एक बार एक ऐसे प्रस्ताव और बिल पर विचार करने जा रहा है, वो आने वाली सदियों तक जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जोड़कर रखने वाला है। भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र का मंदिर है और हम सब लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठ करके पूरी पवित्रता के साथ पद के लिए नहीं, 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को हम समेट करके बैठे हैं। और इसलिए पदभार जीवन में बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा मैंने कभी माना नहीं, लेकिन कार्यभार, जिम्मेवारी, ये सबसे बड़ी बात होती है और हमें उसे परिपूर्ण करने के लिए अपने आप को सज्ज करना होगा, अपने आप को समर्पित करना होगा। 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आदरणीय राजनाथ जी की अध्यक्षता में मेरे लिए एक जिम्मेवारी तय की। 13 तारीख को तय हुआ, 15 से मैंने अपना काम शुरू किया, 15 सितंबर से। और पूरी तरह मन में एक कार्यकर्ता के भाव से
जब संगठन दायित्व देता है तो शरीर का प्रत्येक कण, समय का प्रत्येक पल पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसके लिए पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे ये संस्कार मिले हैं और इसलिए 15 सितंबर से जो एक परिश्रम यज्ञ शुरू किया और 10 मई को जबकि चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, मैंने अध्यक्ष जी को फोन किया। मैंने कहा मैं अहमदाबाद जाने से पहले दिल्ली आकर के आपको मिलना चाहूं। तो उन्होंने कहा आप थके नहीं हो क्या अभी भी? मैंने कहा नहीं, मुझे रिपोर्ट करना है। मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे जो काम दिया है वो दायित्व 10 मई शाम को पूर्ण हो रहा है, मुझे रिपोर्ट करना है, इसलिए मुझे आना है। वो संकोच कर रहे थे, हंस भी पड़े। मैंने कहा मैं आ रहा हूं। खैर मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में था, मैं दिल्ली पहुंचा, उनके पास गया। और एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह मेरे अध्यक्ष को मैंने रिपोर्ट किया कि 13 सितंबर से जो दायित्व आपने दिया है 10 मई तक मैंने उनसे कहा कि आपने जो काम किया मैंने भली भांति करने की कोशिश की है, लेकिन एक कार्यक्रम मेरा नहीं हो पाया। वो मेरे तरफ देखते रहे। मैंने कहा मैं इतने दिनों से दौड़ रहा हूं, लेकिन 9 मई को ही इतने सारी दौड़ धूप के बीच, इतने पूरे अभियान में सिर्फ एक कार्यक्रम मुझे कैंसिल करना पड़ा, एक, और वो भी गोशी का, जहां पर हमारे जिला अध्यक्ष जो रैली की चिंता कर रहे थे, सुशील राय, अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते इस पवित्र धरती पर भी आपको रिपोर्ट करता हूं कि मैंने जो काम दिया उसको पूरी तरह करने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ कमी रही हो, आप में से कुछ लोग होंगे जिनकी अपेक्षा होगी, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया हूं। लेकिन लगता है कि मेरा न पहुंचने का निर्णय सही था, ताकि आप यहां पहुंच गए। मुझे भरोसा था कि आप आएंगे। एक कार्यकर्ता की भूमिका, उसे ही मैंने जीने का प्रयास किया। जैसे यहां बताया गया कि मैं पहली बार यहां आया हूं, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना, उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है। लेकिन हम इस ऐतिहासिक स्थान पर बैठे हैं, तब मैंने प्रारंभ में कहा यह लोकतंत्र का मंदिर है। 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं इस पवित्र मंदिर पर टिकी हुई है। और मैं आज देश को आजादी दिलाने वाले, आजादी के लिए मर मिटने वाले, आजादी के लिए जीने वाले, आजादी के लिए खपे हुए उन सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूं, ताकि उनकी बदौलत आज देश स्वतंत्रता की अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है।
मैं भारत के संविधान निर्माताओं को भी प्रणाम करता हूं कि उन्हीं की बदौलत आज इस पवित्र संविधान के कारण ही लोकतंत्र की ताकत का परिचय दुनिया को हो रहा है। तो लोकतंत्र के मंदिर में दिए इन भाषणों को आपने पहले भी सुना होगा और आगे भी सुनते रहेंगे, लेकिन आज इसे सुनना सिर्फ प्रासंगिक ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक भी है। संसद सबका है, मेरा भी है, आपका भी है, यही लोकतंत्र है। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए अनुमति। नमस्कार।